Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस टेस्ट सीरीज में। साथियों, आपके मनोविज्ञान को 5 भागों में बांट रखा है, जिसमें से जो भाग 1 है और जो भाग 2 है उसके जो MCQs है इस बुक के वो हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी यूनिट 3 है उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उससे 78 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस बुक से किया गया है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा और ये भी कमेंट करके जाइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और ये प्रश्न आपको देखने में कैसे लगे। तो चलिए शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका लेऊंगा नहीं। पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, संचेतना, अर्धसंचेतना, अचेतन और बहुचेतन। साथियों, मनोविश्लेषण में अचेतन मन पर बल दिया जाता है, अचेतन मन के अध्ययन पर। तृतीय विकल्प सही है। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है अति अहम, इदम अहम, इदम अहम, अति अहम, अहम अति अहम, इदम, इदम अति अहम और अहम। तो साथियों, राइट आंसर जो आता है वो दूसरा विकल्प रहेगा। इदम अहम और अति अहम को परम अहम के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? रोडसाक परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण और जीवन कथा परीक्षण। साथियों, यहाँ पर आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण की यदि बात करें तो जो जीवन कथा परीक्षण है ये व्यक्तिनिष्ठ परीक्षणों के अंतर्गत आ जाता है, जबकि रोडसा, शब्द साहचर्य और थीमेटिक ये तीनों वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंतर्गत आते हैं। साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है और आकर्षक भूमिका है। तो साथियों, यहाँ पर इसका राइट आंसर आता है नाम मात्र की भूमिका है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। देखिए, इस बुक में विकल्प नंबर जो 2 है वो सही दे रखा है, लेकिन ये जो RTET सेकंड लेवल 2011 में क्वेश्चन आया था वहाँ पर नाम मात्र की भूमिका इसका राइट आंसर माना गया था, इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं जो बाल अंतर्बोध या बाल प्रसंग बोध परीक्षण या बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है उसमें कौन से कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं? सजीव वस्तुओं के स्थान पर जानवरों का, लोगों के स्थान पर जानवरों का, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं का और वयस्क के स्थान पर बालकों का। साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा लोगों के स्थान पर जानवरों के जो कार्ड है वो प्रतिस्थापित यहाँ पर किए गए हैं। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? तो यहाँ पर जो कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है वो बताइए। बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन, विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग और शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। साथियों, समझ गए होंगे, परिवार एवं विद्यालय में यदि संवेगों का दमन होता है तो उसका स्वस्थ भावात्मक विकास कैसे होगा, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है आलपोर्ट, एडलर, एरिक्सन, वुडवर्थ। साथियों, ये जो परिभाषा है ये आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला, प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, विनम्र सरल स्वभाव वाला और व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देता है। साथियों, यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है विनम्र सरल स्वभाव वाला, ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। बाकी देखिए, जो ये विशेषता इसके अलावा दी गई है 3, ये बहिर्मुखी की अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? फ्रायड, लेविन व फ्रायड, स्मिथ व लेनिन और इनमें से सभी। तो साथियों, यहाँ पर गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन करने वाले थे
लेविन व फ्रायड। कौन थे? लेविन और फ्रायड। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? अंग्रेजी, रोमन, जर्मन और लैटिन। तो साथियों जो पर्सनैलिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा, इस ऐसा आप अर्थ ले सकते हो। रोरशार शहीद अब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिगत, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी और अर्ध प्रक्षेपी। साथियों जो रोरशाही हरमन रोरशा ने जो दिया था रोरशार शहीद अब्बा परीक्षण, वो एक प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आता है साथियों। किसके अंतर्गत आता है? प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत। दूसरा विकल्प सही है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, इसका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न है, इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं और इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर अंतर्मुखी व्यक्ति की जो विशेषता है वो आपका जो चौथा विकल्प है ये इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। चौथा विकल्प सही है। व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना, पर्सन, पर्सनल और पर्सनैलिटी। साथियों मैंने अभी बताया था कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है साथियों। CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी और अर्ध प्रक्षेपी। तो साथियों जो CAT परीक्षण है वो एक प्रक्षेपी विधि मानी जाती है। कैसी? प्रक्षेपी। दूसरा विकल्प सही है आपका। अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषताएं हैं संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाला। सही बात है। दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाला गलत है भाई। समूह का नेतृत्व करने वाला गलत है। दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता गलत है। मतलब आपका प्रथम विकल्प ही यहाँ पर सही रहेगा। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन और निराश व निस्सहायता। तो साथियों किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता। दूसरा विकल्प आपका सही है। वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, संवेगी, स्थिर, बहिर्मुखी और मनस्तापी। तो साथियों जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व संवेगी रूप से स्थिर हो, मतलब उनके जो संवेग हो वो स्थिर हो, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो या फिर बहुत ही कम कार्य नहीं करते हो, उसको ही संवेगी स्थिर कहा जाता है। इसको ही वांछित व्यक्तित्व की अंतर्गत रखा जाएगा। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? अंतर्दर्शन, व्यक्ति इतिहास, समाज मिति और विकासात्मक प्रणाली। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है कि कोई छात्र है उसका व्यवहार असामान्य हो रहा है तो उसके लिए व्यक्ति इतिहास प्रणाली अधिक सही होती है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। अगला प्रश्न आता है साथियों, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में पहले वर्गीकरण किसने किया? शेल्डन, क्रेशमर, युंग और रोजर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कार्ल युंग। अगला प्रश्न है, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों द्वारा, परिवार द्वारा, विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। तो राइट आंसर है मित्रों इसका चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है केवल अपने में समाये रहने वाला कम क्रियाशील व्यक्ति, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है, ये दोनों अंतर्मुखी की विशेषता। व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वयं के बारे में सोचता रहता है, अंतर्मुखी। प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता। तो मित्रों ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है नियंत्रित निरीक्षण विधि, वैयक्तिक गुणों का मूल्यांकन, आत्मकथा विधि और व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। तो साथियों जो यहाँ पर आत्मकथा विधि है ये व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। एरिक्सन के अनुसार आप व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, समर्थी योग्य एवं परिश्रमी हैं, कोई उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ हैं और स्वयं पर एवं दूसरों पर विश्वास करते हैं। साथियों यहाँ पर राइट आंसर है अपने आप को नियंत्रित करने में यदि आप असमर्थ हैं तो व्यक्तित्व को समायोजन आप नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी,
मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा जो बहिर्मुखी विद्यार्थी होता है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? विकल्प है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम और अनुदेशनात्मक अधिगम। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा अनुदेशनात्मक अधिगम। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण और व्यक्तिगत अध्ययन। तो देखिए जो व्यक्तिगत अध्ययन है ये कोई प्रेक्षण तकनीक के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपका चौथा विकल्प इसमें सही रहेगा। आगे प्रश्न देखेंगे मित्रों, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि को पहचानिए। जो प्रक्षेपी परीक्षण विधि है उसको देखना है। साक्षात्कार, शब्द साहचर्य, व्यक्ति अध्ययन और चेक लिस्ट। तो देखिए मित्रों जो शब्द साहचर्य परीक्षण है ये प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आ जाती है। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, जीवन के साथ और सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी, ये यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है और मजबूत अहम को बनाया जाता है। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मजबूत अहम को बनाया जाता है। इसमें देखिए वैसे बी वाला आंसर दे रखा है बुक में, लेकिन ये क्वेश्चन जो आरटेट फर्स्ट लेवल 2012 में आया था उसमें इन्होंने चौथा विकल्प सही माना था, मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो इसमें ये गलत है, आप करेक्शन कर लीजिएगा अगर आपके पास पुस्तक है तो। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है, वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है, वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है और उपयुक्त सभी। साथियों जो अंतर्मुखी बालक है वो एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का, केवल वातावरण का और केवल आनुवांशिकता का। तो साथियों जो मानव व्यक्तित्व है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है व्यक्ति, अपूर्ण, व्यक्तिगत और मुखौटा। तो साथियों यहाँ पर जो लैटिन भाषा में पर्सोना शब्द है उसका अर्थ होता है मुखौटा। चौथा विकल्प सही है। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे, गूंगे, अंधे या विकलांग? कौन से बालकों को ब्रेल लिपि से पढ़ाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर रहेगा अंधे बालकों को ब्रेल लिपि से पढ़ाना चाहिए। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। साथियों जो व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है उसको अंतर्मुखी व्यक्ति कहते हैं। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या है 10, 20, 30, 40। तो साथियों टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी है? 30 है। आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी और व्यक्तिगत। तो साथियों जो प्रश्नावली है वो व्यक्तित्व परीक्षण की व्यक्तिगत विधि मानी जाती है। इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आता है मित्रों, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का और आत्मानुभूति का। साथियों संवेगों पर यदि बालकों को नियंत्रण कराना है तो यहाँ पर आपको ये जो आत्मानुभूति है इसका अभ्यास कराना चाहिए। आपका जो चौथा विकल्प है वो यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु इंटू 100। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, औसत आयु, वास्तविक आयु, पारिवारिक आयु और कोई नहीं। साथियों ऊपर आएगा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। इससे बुद्धि लब्धि ये निकालने का सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? 70 से 80, 81 से 90, 91 से 110 और 111 से 120। तो देखिए मित्रों जो सामान्य बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर होता है 91 से 110। तीसरा विकल्प सही है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। मित्रों बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता बिने को माना जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने 1905 में परीक्षण का निर्माण किया था जिसमें बुद्धि का मापन किया जाता था। नेक्स्ट है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है?
तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जड़ बुद्धि वाले जो बालक है विकल्प के हिसाब से 70 से कम जो विकल्प है इसकी बुद्धि लब्धि उसके अंतर्गत आ जाती है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। साथियों, आपको क्या करना है कि वह जिस प्रकार से अधिक प्रगति कर सके उस प्रकार से आप उसको अभिप्रेरित करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता है। तो देखिए मित्रों, जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है वो थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था। थ्रस्टन और केली इसमें नाम आता है, थ्रस्टन और केली का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है और सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो मित्रों देखिए, सत्य कथन की अगर बात करें तो बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, लड़के लड़कियां कोई भी इंटेलिजेंट हो सकता है। तीसरा विकल्प सही है। बुद्धि देखिए, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है तो वह है। तो मित्रों देखिए, 90 से 110 मतलब वह एक सामान्य बुद्धि का बालक है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है और बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। तो मित्रों, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर लिंग के आधार पर कि भाई ये पुरुष है तो ये अधिक बुद्धिमान है, ये एक धारणा बन चुकी है लोगों की, इस प्रकार ये कथन सत्य हो सकता है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि की ये परिभाषा किसने दी थी? तो साथियों, ये दी थी थ्रस्टन ने। किसने दी थी? थ्रस्टन ने, जिन्होंने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए और शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। साथियों, वैसे मूल रूप से तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उन पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। इस बुक में इसका आंसर तो बी दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार इस प्रश्न का आंसर डी होना चाहिए। शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का आप प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मक से और उपयुक्त सभी से। साथियों देखिए, बुद्धिमत्ता का संबंध उपयुक्त सभी से माना जाता है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि से, शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से और खेल से। साथियों, विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि से होता है। किससे होता है? बुद्धि से। प्रथम विकल्प सही है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किसके सिद्धांत से प्रभावित है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो राइट आंसर बताएं मित्रों। साथियों, इसका राइट आंसर आता है वह शिक्षिका गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आता है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? तार्किक, प्राकृतिक, भाषिक और स्थानिक। साथियों, इसका राइट आंसर है उस व्यक्ति में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है या इसमें प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। कौन से? बुद्धि और जाति विभिन्नताओं के, बुद्धि के वितरण के, बुद्धि की वृद्धि के और बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं के। तो साथियों, इसका राइट आंसर है, यह कथन है ये बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब कि भाई बुद्धि सभी में अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ या खाने कितने हैं? तो साथियों,
इसका राइट आंसर है गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के 120 कोष्ठ या खाने बताए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा। तो साथियों इसको आप कहोगे प्रतिभाशाली, क्योंकि मानसिक आयु बटा उसकी वास्तविक आयु इंटू 100 करके देखोगे तो यहाँ पर उसकी जो मानसिक आयु 14 है, उसकी तो 14/10 इंटू 100। देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाती है और उसकी आयु निकलती है 140, जो किसका होता है, प्रतिभाशाली बालक का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत और बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। साथियों जो गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है वो है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों। निम्न में से किसने बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया? साथियों थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। साथियों गिलफोर्ड ने जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया है वो कहलाता है त्रिआयामी या 3D मॉडल भी इसको कहा जाता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या उपयुक्त सभी। तो साथियों अवधारणाओं का जो संबंध है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। प्रथम विकल्प सही है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो साथियों थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था। आपका यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? तृतीय विकल्प सही है। मानसिक रूप से विकलांग बालक से निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है? जड़ बुद्धि, गूढ़ बुद्धि, अल्प बुद्धि और असामाजिक कार्य। तो साथियों देखिए जो मानसिक रूप से विकलांग बालक होता है वो जरूरी नहीं असामाजिक कार्य वो ही करे, अन्य बालक भी वो कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों जो बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत की यदि बात करें तो ये सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। द्विखंड और त्रिखंड ये दोनों ही स्पीयरमैन ने दिए थे मित्रों। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो 12 वर्ष मतलब मानसिक उम्र तो उसकी 10 है, वास्तविक उम्र उसकी 12 है, इंटू 100 करोगे तो वहाँ पर देखिए वो औसत भी नहीं आएगा। इसको काट के देखिए तो यहाँ पर आपके जो आंसर जो आएगा वो फिर मंद बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। साथ ही उसकी जो आईक्यू है वो मंद बुद्धि के लेवल से निकल जाएगी। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? विषय वस्तु, संक्रिया, अंतर वस्तु और उत्पादन। तो साथियों इन्होंने अंतर वस्तु जैसी कोई चीज़ नहीं बताई है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि, लिंग, व्यक्तित्व और ऊंचाई। तो साथियों यहाँ पर गणित सेकंड लेवल 2010 में एक क्वेश्चन माना आया था और वहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है वो सही माना गया था। लेकिन देखिए आनुवंशिकता के आधार पर निश्चय, लिंग का भी आनुवंशिकता के ही तो आधार पर ही होता है। तो मित्रों इस पर ऑब्जेक्शन लग सकता था, लेकिन वहाँ पर ए वाला सही मान लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो मित्रों 105 बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि होती है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत उसको रखा जाता है। थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, ज़्यादा आज 78 के लगभग ही प्रश्न हैं टोटल। प्रश्न देखेंगे जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो साथियों जो जड़ बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि मानी जाती है 25 से कम। किससे कम? 25 से कम। अगर जो ये 70 से कम भी एक जगह माना था, लेकिन वहाँ 25 से कम विकल्प में नहीं था, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? साथियों कोई 16 वर्षीय किशोर है, उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी आईक्यू औसत बुद्धि में ही आ जाती है। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा। ईक्यू एवं आईक्यू उदाहरण है प्राप्त हुए प्रदत्त, मानक प्रदत्त, निकाले गए प्रदत्त और व्यक्तिगत प्रदत्त। तो साथियों ईक्यू और आईक्यू ये दोनों मानक प्रदत्त माने जाते हैं। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। साथियों निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है और यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है।
साथियों देखिए, आपका जो चौथा विकल्प है यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, ये कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो साथियों, अधिकतर बुद्धि का मापन, बालकों की जो बुद्धि है उसका मापन अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। तो आपको ये बताना है कि जो 4 विकल्प आएंगे उसमें एक विकल्प यहाँ पर बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग की ओर संकेत करेगा। उन्नति के लिए मापन में सहायक होते हैं। बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। बालकों को वर्गीकृत करने में सहायक होते हैं और अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है आपका दूसरा विकल्प कि बुद्धि लब्धि का लेबल लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। साथियों, उसकी मानसिक आयु कितनी है 12 वर्ष, उसकी वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष, इंटू 100 करोगे आप तो उसकी जो IQ निकलेगी वो रहेगी आपके 120, मतलब आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है वह किस श्रेणी में आएगा। तो साथियों, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 करोगे तो यहाँ पर देखिए वो बालक औसत बुद्धि के अंतर्गत ही आ जाएगा, क्योंकि 91 से 110 की जो IQ है वो औसत के अंतर्गत ही रखी जाती है। 0 से 25 बुद्धि लब्धि किसको कहते हैं। तो जड़ बुद्धि बालक जो होता है उसकी जो IQ है वो 0 से 25 के बीच में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, यह औसत देखिए, यह औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है। तो यहाँ पर विकल्पों को देखना है तो 91 से 111 जो है वो IQ औसत बुद्धि लब्धि बालक के अंतर्गत मानी जाती है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादन है। तो साथियों, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए साथियों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। साथियों, कौन सा बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है मित्रों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।